हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है समतल में गति, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक तरह से कहा जाए तो चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे समतल में जो गति होता है उसकी हम थोड़ी सी बेसिक इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कि समतल में गति क्या होता है, ठीक है। और इस मतलब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है जो है प्रक्षेपीय गति, जो मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इससे अगले वीडियो में। इससे पहले हम इस वीडियो में मतलब थोड़ी बेसिक बात करेंगे कि समतल में गति क्या होता है और किसे कहते हैं समतल में गति, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि समतल में गति। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है समतल में गति, ठीक है। समतल में गति या हम इसे कह सकते हैं मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो समतल में गति होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आता है कि समतल में गति मतलब अगर कहा जाए, सबसे पहली बात ये कि किसी समतल में गति मतलब कोई भी समतल है, समतल में गति कहते किसे हैं। सबसे पहली पॉइंट तो ये आती है कि समतल में गति होता क्या है। तो मैं अभी बताने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं अभी थोड़ी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत आप मतलब पेशेंस रखिएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो देखिए समतल में गति होता क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं, इससे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वो हमने पढ़ा था सरल रेखा में गति, ठीक है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी रेखा में कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड गति कर रही थी तो उसे हम क्या कह रहे थे, सरल रेखा में गति कह रहे थे। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है एक समतल में गति। तो समतल में गति का मतलब है कि दो अक्ष होते होंगे, मतलब कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये क्या है, ये दो अक्ष हैं, एक है एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष, ठीक है, समझिएगा। एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, ठीक है, और ये इसका मूल बिंदु है ओ, ठीक है। और कोई भी वस्तु है वो इस प्रकार गति कर रहा है, कोई भी वस्तु है वो इस प्रकार, या कोई भी पिंड है ये इस प्रकार गति कर रहा है इस दिशा में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो गति कर रहा होगा, मान लेते इस बिंदु पर गति देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, अगर ऐसे हम मिलाएं तो एक्स अक्ष पर भी मान लेते हैं कोई गति कर रहा होगा तो एक्स अक्ष x1 लिख दिया, ठीक है, और वाई पर भी कोई गति हो रहा है तो इसे हमने वाई लिख दिया, y1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष पर भी गति कर रहा है, ठीक है, और वाई अक्ष पर भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी पिंडों द्वारा एक्स और वाई दोनों अक्षों के मतलब अक्षों में क्या करता है, अक्षों पर गति करता है, उसी पिंड को हम क्या कहते हैं, एक समतल में गति कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड है वो एक्स और वाई दोनों अक्षों पर गति करता है, उसे ही हम कहते हैं समतल में गति। तो आप इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे समतल में गति का, कि किसी पिंड या जब कोई पिंड एक्स और वाई दोनों अक्षों पर गति करता है तो उसे हम समतल में गति कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे कि जब कोई पिंड एक्स तथा वाई अक्ष, एक्स तथा वाई दोनों अक्षों पर गति करता है उसे समतल में गति कहते हैं, ठीक है। तो समतल में गति क्या कहेंगे, जब x और y दोनों अक्षों पर गति करेगा कोई भी पिंड तो उस गति को ही हम क्या कहेंगे, समतल में गति कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समतल में गति तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ी सी बस आप पेशेंस रखेंगे, एक एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इस टॉपिक मतलब ये जो चैप्टर है समतल में गति, इसके जो भी बेसिक बातें हैं वो हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इसको बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। समतल में गति आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम कि दूसरा इसमें आता है कि स्थिति सदिश तथा विस्थापन, ठीक है। तो वो स्थिति सदिश तथा विस्थापन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं।
तो यहाँ से आप पढ़ रहे होंगे तो स्थिति सदिश, मतलब सदिश की यहाँ पे बात हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसको मतलब इसमें कुछ डेफिनेशन नहीं है, इसमें आपको समझना है कि स्थिति सदिश कहते किसे हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कब स्थिति सदिश में ये हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसमें केवल आपको यही समझना है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्थिति सदिश में समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ स्थिति सदिश का बारे में। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सबसे पहले स्थिति सदिश, उसके बाद विस्थापन समझेंगे। तो ये कोई क्या है, ये कोई अक्ष है। ठीक है, ये मान लेते हैं y अक्ष है और ये कोई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये कोई x अक्ष है, समझिएगा, ये कोई x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये इसका मूल बिंदु है O। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, मतलब ये यहाँ पे कोई पिंड है। तो इस पिंड का x और x अक्ष और y अक्ष पर क्या गति होगा, इसके बारे में अगर हम सोचें तो इस जो बिंदु P है इसको हम x अक्ष पर ऐसे खींच दें। ठीक है, लाइन, और ऐसे y अक्ष पे, समझिएगा, ऐसे y अक्ष पे भी हम ऐसे बिंदु से डॉटेड कर दें। तो यहाँ पे मतलब x अक्ष पे, x अक्ष के किसी बिंदु पर ये क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, तो x अक्ष पर किसी बिंदु पर इसकी गति हो जाएगी x1 और y अक्ष के किसी बिंदु पर मिल रहा है तो इसका मतलब y अक्ष पे बिंदु P की गति क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब बिंदु P गति किया है तो यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों पे गति किया होगा तभी तो समतल में गति का आ रहा है ना। तो x अक्ष पर अगर मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम x1 मान लेते हैं और जिस बिंदु पर y अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, ये तो हो गया इसकी मतलब बता रहा है कि कहाँ पर इसकी गति हुई है, x अक्ष पे कितनी गति हुई है और y अक्ष पे कितनी गति हुई है। अब यहाँ पे कह रहा है स्थिति सदिश, सदिश की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सदिश बता रहा है, ये जो बता रहे हैं, ठीक है, कि ये जो गति हुई है इस दिशा में हुई है तो इसे हम i मान लेंगे, i कैप। ठीक है, x1 के लिए i कैप मान लेंगे और y1 के लिए j कैप मान लेंगे। ये सदिश आपको बता रहा है कि इस दिशा में गति हुआ है और ये j1 बता रहा है कि इस दिशा में गति हुआ है। ठीक है, तो ये बस केवल बताया जा रहा है, ये सदिश आपको बताया गया है। और ये कि एक जो बिंदु P है इसका x अक्ष पे x1 गति है और y1 पे y पे क्या है, y अक्ष पे y1 गति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसका बिंदु P पर स्थिति सदिश होगा क्या, इस बिंदु P पर स्थिति सदिश क्या होगा किसी भी पिंड का। तो यहाँ पे जो होगा, ठीक है, स्थिति सदिश याद रखेंगे x1 i कैफ। ठीक है, x1 i कैफ और कॉमा दे देंगे और फिर से y1 j कैफ। ठीक है, y1 j कैफ। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि y1 j कैफ यही स्थिति सदिश होगा। मतलब हम अगर कहें सिंपल सी भाषा में तो समतल में गति का स्थिति सदिश का ये क्या है, फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, x1 i कैफ प्लस y1 j कैफ, ये फॉर्मूला है। समतल में जो होता है, समतल में गति का स्थिति सदिश में ये फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं मतलब स्थिति सदिश में आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है और ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि बिंदु P पर स्थिति सदिश क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे समतल में गति का बिंदु P पर ना, बिंदु P पर स्थिति सदिश क्या है ये हमने बता दिया। अब आते हैं इसमें विस्थापन, दूसरा जो टॉपिक है विस्थापन। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, अगर आप मतलब सीरियसली और ध्यान से अगर नहीं समझे ना तो ये समझ में आता नहीं है। ये जो चैप्टर बहुत ही एक तरह से कहा जाता है हार्ड भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब जो परिभाषा उतना नहीं है कुछ खास, इसमें बस समझना है आपको, तो समझते जाना है। अब यहाँ पे आता है विस्थापन, तो विस्थापन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन आपको दर्शाया जा रहा है, तो याद रखेंगे जो मूल बिंदु होता है O और बिंदु P के बीच की ये जो दूरी होती है, ठीक है, ये जो दूरी होती है यही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, तो इस दूरी को हम किससे, r से प्रदर्शित करते हैं। अब विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है तो हमने r का जो क्या होता है तीर का चिन्ह ऐसे दिखा दिया, सिंबल दिखा दिया, तो ये r से हमने व्यक्त कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि बिंदु P पर विस्थापन कितना होगा, समतल जो होता है समतल में बिंदु P पर विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पे जो विस्थापन जो r डैश का r का मान होता है वो कितना होता है, तो इसे भी याद रखेंगे, वो होता है x1 i के प्लस y1 j कैफ। ये होता है फॉर्मूला स्थिति मतलब विस्थापन का। ठीक है, मतलब बिंदु P पर विस्थापन कितना होगा तो ये फॉर्मूला, तो याद रखेंगे
समतल में बिंदु, ये समझते जाना है, बिंदु P पर विस्थापन R डैश इक्वल टू कितना हो गया, R डैश इक्वल टू ये हो जा रहा है x1 i कैफ प्लस y1 j कैफ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि समतल में बिंदु P पर विस्थापन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और समतल में जो होता है बिंदु P पर स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये टॉपिक है, ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही, एक तरह से कहा जाए तो 90% स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है कि मतलब इसमें कुछ डेफिनेशन नहीं है, इसमें समझना है कि बिंदु P पर स्थिति सदिश का फॉर्मूला क्या होता है और कहाँ से आता है। ठीक है, और जो होता है समतल दर्पण में मतलब बिंदु P पर जो विस्थापन कितना होता है जब मतलब दोनों समतल में जो गति कर रहे हैं कोई भी पिंड, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि वेग और समतल मतलब वेग और जो होता है ताक्षणिक वेग, त्वरण, ये कहाँ मतलब जब गति करेंगे तो ये कोई पिंड गति करता है तो इसका मान क्या होता है, इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है तीसरा, वेग, ताक्षणिक वेग तथा त्वरण। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनमें 3 टॉपिक आ गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेग क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वेग के बारे में। तो यहाँ पे वेग बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या पड़ा है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको सिंपल में लिखे तो v इक्वल टू, हम इसे डेल्टा, विस्थापन को हम r ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने विस्थापन को r लिया था, तो डेल्टा r बाई डेल्टा t भी लिख सकते हैं, या हम इसे इस रूप में ना लिखकर तो हम इसे dr बाई dt भी लिख सकते हैं इस रूप में भी, परंतु हम इसी रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा विस्थापन होता है तो हम इस रूप में लिखते हैं। तो ये आपका विस्थापन का सूत्र हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसको मतलब जो होता है x अक्ष और y अक्ष पे कैसे हम आपको बताएंगे, ये समझिए यहाँ पे। तो ये कोई मान लेते हैं ये कोई अक्ष है। ठीक है, और ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, और ये बिंदु O है, मतलब मूल बिंदु O है। ठीक है, और x अक्ष पर जो सदिश है वो i कैफ है और y अक्ष पे जो सदिश है वो j कैफ है। वो क्या है, j कैफ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक पिंड है जो बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जो एक पिंड है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक बिंदु Q है, मतलब 2 बिंदुएं हैं। तो इनका कहा जाएगा कि x अक्ष पर क्या स्थिति है और y अक्ष पे इनका क्या स्थिति है, इसके बारे में। तो यदि हम इनको ऐसे डैश करके x अक्ष पर और इनको डैश करके y अक्ष पे मिलाते हैं, तो ये x अक्ष पे जहाँ काटता है उसे हम x1 और y अक्ष पे जहाँ काटता है उसे y1 कहेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार बिंदु P को मिलाएं उसी प्रकार बिंदु Q को भी हम मिला सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं अधिक खींच ले रहा हूँ, तो ये x हो गया, इसका स्थिति सदिश i कैफ हो गया। तो अगर हम इसको इस तरह मिलाते हैं, ठीक है, तो और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, समझिएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे मिला दिए, तो यहाँ पे जो x अक्ष पे जब काटा तो इसे हम x1 माने हैं तो अब x2 मान लेते हैं, और इसको y1 माने थे तो अब इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये इतना हो गया। ठीक है, अब बिंदु P के लिए मतलब x अक्ष पे ये हो गया x1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था कि बिंदु P और O के बीच की जो दूरी होती है वही विस्थापन होती है, जिसे हमने r से डिनोट किया था। r से हमने बताया था। ठीक है, इसे हमने किससे, r से बताया था कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, तो इसका विस्थापन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम r डैश कह सकते हैं, इसे r कहेंगे तो इसे हम r डैश कह सकते हैं कि मतलब जो Q है, Q पिंड है, इसका विस्थापन r डैश हो जाएगा और जो बिंदु P है उसका विस्थापन r हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदु P और बिंदु Q, ठीक है, इनके बीच का विस्थापन कितना होगा। इनके बीच का ये विस्थापन आपसे पूछा जा रहा है, वही विस्थापन यहाँ पे r है, डेल्टा r है। ठीक है, तो ये विस्थापन बहुत ही कम होगा, तो इसे हम डेल्टा
आर लिख दे रहे हैं। तो हमें इस विस्थापन का मान निकालना है। तो ये बताइए इतना का मान हम कब निकालेंगे? यदि हमको इतना का मान में से, इतना का मान कितना है, आर डैश है, तो आर डैश में से यदि हम आर का मान निकाल देते हैं तो हमें इतना मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इतने में से हम इतने का मान निकाल दे तो इतना का मान हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर डैश में से हम क्या करेंगे, जो आर को माइनस कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि इसका मान हमें ज्ञात करना है तो हम इतने में से, मतलब आर डैश में से आर को घटा देंगे, तो आर डैश माइनस आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर डेल्टा आर का मान, ठीक है। तो यदि हम डेल्टा आर का मान यहाँ पे पुटअप करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है कि डेल्टा जो क्या मिलता है R1 माइनस आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो इसे भी याद रखेंगे कि समतल में क्या होता है, दो पिंडों के बीच का विस्थापन इतना रहेगा तो मतलब वेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वेग का आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने वेग समझ लिया। अब आते हैं हम थोड़ी सी इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी है तो ये दोनों पिंडों मतलब एक्स अक्ष के x1 और y1 दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये इतना ही रहने देंगे तो बहुत रहेगा, ठीक है। तो ये आपका वेग का फॉर्मूला यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी मिटा दे रहा हूं। अब आते हैं ताक्षणिक वेग। देखिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही हार्ड है। ये हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप समझिए, मतलब आप मतलब एक तरह से कहा जाए तो इंटेलिजेंट बॉय हैं, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए, ठीक है। इसे मतलब बताया जा रहा है कि मतलब आना भी चाहिए, ठीक है। तो मतलब हर व्यक्ति को मतलब ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो इसे ध्यान से आप देखिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ताक्षणिक वेग। तो हम जानते हैं, ठीक है, ताक्षणिक वेग और वेग का फॉर्मूला दोनों एक ही होता है, ठीक है। परंतु बात ये होता है कि जहाँ पे जब ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला जब हम देते हैं तो यहाँ पे लिमिट लग जाता है। मतलब कहने का बात ये है कि यहाँ पे भी v इक्वल टू, यहाँ पे केवल लिमिट लग जाता है, लिमिट, और जो टाइम होता है डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल टू 0 मतलब लगभग नगण्य के बराबर होता है, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे केवल लग जाता है, ठीक है। तो लिमिट और फिर से क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लग जाता है, केवल लिमिट लग जाता है। तो जब लिमिट को हम हटाते हैं तो ये ताक्षणिक वेग v का फॉर्मूला निकलता है, वो क्या निकलता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मतलब डी आर बाई डी टी। ये निकल गया आपका ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला निकला, ठीक है। समझ में आ रहा है, ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला निकला है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि केवल ये ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला निकला है, तो हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो ये दोनों अक्ष होते हैं वाई और एक्स, तो हम कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर मतलब ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला और वाई अक्ष पर ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखेंगे, एक्स अक्ष पर हम सबसे पहले निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो ये v इक्वल टू एक्स अक्ष पे जो ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो मतलब क्या है, ये दर्शा रहे कि एक्स अक्ष पर ये सदिश दर्शा रहे आई कैफ, जो हम बताए थे, यहाँ पे आई होता है और यहाँ पे क्या होता है, जे होता है। तो एक्स आई और यहाँ पे वेग का मतलब है ताक्षणिक वेग, मतलब एक्स अक्ष पर ताक्षणिक वेग है, ठीक है। और प्लस हम क्या करते हैं, वाई अक्ष के ताक्षणिक वेग, ठीक है, वाई अक्ष के जो होता है ताक्षणिक वेग, ठीक है। तो जब दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ताक्षणिक वेग का योग ही क्या कहलाता है, कुल ताक्षणिक वेग होगा, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण के लिए ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला ये निकल गया, परंतु एक्स और वाई जब दोनों ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला निकालेंगे तब तो ताक्षणिक वेग होगा ना। तो ये आपके ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला निकल गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इतना का मान क्या होगा और वाई अक्ष पे ताक्षणिक वेग क्या होगा। तो याद रखेंगे, जो भी x1 i का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पे डी आर बाई डी टी है, उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, डी आर लिखिए या एक्स लिखिए, डी आर बाई डी टी आप लिख सकते हैं या डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। क्योंकि एक्स लिखने का मतलब है कि एक्स अक्ष पे जो विस्थापन है उसे डी एक्स से प्रदर्शित किया है, तो मतलब इसका मान यहाँ से निकल गया, इसका मान यहाँ से, और इसका मान हम क्या कर सकते हैं कि वी वाई जे इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी वाई बाई
डी टी, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मतलब डी मतलब वाई अक्ष पे जो विस्थापन है, और ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये क्या है, समय है, ठीक है। तो जो तात्क्षणिक वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो वाई अक्ष पे विस्थापन है और ये समय है, और ये एक्स अक्ष पे विस्थापन है, समय है, और ये मतलब एक्स अक्ष पर क्या है, तात्क्षणिक वेग है, और ये वाई अक्ष पे तात्क्षणिक वेग है, और ये कुल तात्क्षणिक वेग है, और कुल तात्क्षणिक वेग बराबर होता है एक्स अक्ष का तात्क्षणिक वेग और वाई अक्ष का तात्क्षणिक वेग। तो इसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम त्वरण पे। तो त्वरण को समझने से पहले इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, अभी त्वरण में काम आएगा। ये जो फॉर्मूला है और ये जो मान है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ ये वाला को, और यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ त्वरण का भी, कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा होता है त्वरण। तो त्वरण बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्वरण का कि त्वरण बराबर होता है, त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय होता है। मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। यदि हम इसको सिंबल में डिनोट करें तो ये क्या होता है, त्वरण भी क्या होता है, सदिश राशि है। तो त्वरण ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेग को भी डेल्टा, मतलब क्या लिख सकते हैं, डी भी, ठीक है, सदिश के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। डी भी अब बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, डी वी बाई डी टी ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे जो भी है, मतलब ये क्या है, तात्क्षणिक वेग है, जहाँ पे वेग है या तात्क्षणिक वेग कह सकते हैं। तो इस भी का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे। ये जो भी है इतना मान है, तो यहाँ पे हम भी की जगह पर पुटअप करते हैं, तो ये क्या निकल जाता है, ए इक्वल टू डी। अब भी का मान यहाँ से हम लिखते हैं, तो भी एक्स वन आई कैफ प्लस भी वाई वन जे कैफ, ये हो गया। और यहाँ पे डी टी के जगह पे डी टी हमने रख दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स सदिश है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इतना का मान है, ठीक है, अब इसमें हम इसका मान यहाँ पे पुटअप करते हैं, समझिएगा। जो इसका मान है इसमें, या हम कह सकते हैं कि इसमें हम गुणा भी करा सकते हैं, या इसका मान हम पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम इसमें गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, समझिएगा। तो ये हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा आई कैफ प्लस यहाँ पे इसमें डी का गुणा कराते हैं, तो डी वी वाई कैफ डी वी वाई जे कैफ बाई डी टी, ये गुणा होगा और ये आपका निकल गया, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। ये आपका मान निकला, यही है त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है। बस केवल मान आपको पुटअप किया गया है, ये यहाँ पे रखा है और इसका मान हमने यहाँ पे रखा है और इसका मान हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ये आपके त्वरण का निकल गया। तो ये थोड़ी मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये टोटल ये थ्योरी है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब वो नहीं है, जानना कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। परंतु हाँ, एक तरह से कहा जाए तो ये मतलब टॉपिक है 90% स्टूडेंटों को मतलब समझ में नहीं आता है। तो आपको मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। थोड़ी बहुत मैंने मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 60% भी अगर इस वीडियो से मतलब समझने को आया है तो आप समझिए कि बहुत ही अच्छे से आप समझ गए हैं, ठीक है। और एक बार और आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 60% तो क्या 30 या 35% भी समझ में नहीं आता है, बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो ये हार्ड चैप्टर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार और आप रिवाइज करके आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, हम अगले वीडियो में मतलब पढ़ेंगे जो होता है एक विमीय गति, मतलब 1 डायमेंशन मोशन होता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है और 3D डायमेंशन मोशन होता है। ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रक्षेपीय गति क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। परंतु मैं कहूँगा यही कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चैनल मतलब जो होता है कमेंट सेक्शन, उस कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये आपको कुछ कमी दिखाई होती है तो उसे भी आप कमेंट से मतलब जो होता है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। आप उस लिंक पे क्लिक करके फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी तीनों का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।